भारतवर्ष पे मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब हम करने जा रहे हैं न्यूज काउंटर पर। और न्यूज काउंटर की शुरुआत सबसे पहले बात उस खबर की जिस पर पूरे देश की निगाहें पिछले 1 महीने से लगातार बनी हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी की। चढ़ावा चोरी विवाद में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बावजूद यह विवाद अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और आज देश की सर्वोच्च अदालत में 4 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई है। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई अब उसकी जो तारीख है वो 20 जुलाई को तय की गई है। लेकिन आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यह आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है उसको ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया है। यूपी की सरकार को जो गठित एसआईटी है उससे बाकायदा कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगा है और अगली सुनवाई तक की जांच रिपोर्ट एसआईटी को सौंपने के लिए कहा है। एसआईटी की संरचना का पूरा विवरण भी कोर्ट ने तलब किया है। एसआईटी की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी और अगली सुनवाई सोमवार यानी 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में करेगा। याचिकाकर्ताओं को भी इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट देने पर बाद में कोर्ट विचार करेगी। अब देखिए, चढ़ावा चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, याचिकाकर्ताओं के वकील ने क्या कुछ आरोप लगाए और सरकारी पक्ष ने क्या कुछ दलीलें जाने दी हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी पीयूष पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट से बात की है। आप भी सुनिए इस बातचीत को। स्टेटस रिपोर्ट जो एसआईटी है और जो ऑनगोइंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन है इसको लेकर के स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल किया जाए, इस तरह की डायरेक्टिव्स है। बाकी विस्तार में एग्जैक्ट जो वर्डिंग्स जो ऑर्डर्स के हैं वो अपलोड होने पर ही समझ में आता है। जो मोटे तौर पे हम लोगों ने कोर्ट प्रोसीडिंग से समझा है, कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट को मंगाया है अगले मंडे। हमने बहुत संक्षिप्त में यह मांग करी है कि इस पूरे प्रकरण में एक सीबीआई के नेतृत्व में जांच दल गठित किया जाए और वो जांच दल पूरे प्रकरण की यथाविधि जांच करे। हम इतनी सी हम मांग कर रहे हैं। कोर्ट सीरियस है, क्योंकि जब सीरियस होता है कोर्ट और कोर्ट जो है चीज़ों को पता होता, तो इसीलिए बहुत, अगर आप देखेंगे बहुत शॉर्ट पीरियड का आर्गुमेंट रहा और हियरिंग रही है। कोर्ट इसमें इनिशियली जो है नोटिस इशू कर रहा था, जिसपे सॉलिसिटर जनरल ने रिक्वेस्ट किया कि इस स्टेज पे नोटिस इशू ना करें और वो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए तैयार है। कोर्ट ने जो है इस पर स्टेट ऑफ यूपी को स्टेटस रिपोर्ट कॉल करने की बात की, स्टेटस रिपोर्ट मंगाया है और साथ ही साथ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस इशू किया है। वापस इसको जो है गंभीरता अगर नहीं होती तो शायद मंडे की डेट ना देते, उन्होंने वापस मंडे की डेट दी है और 20 जुलाई को जो है वापस इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट एसआईटी के द्वारा जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल होगा स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से, उसको देख करके जो फर्दर स्टेप क्या होगा उसको डिसाइड करेगी। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर न्यूज काउंटर में अगली अहम खबर हम बताने से पहले आपको यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई क्यों हुई, किसकी याचिका पर सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगे की गई है, सबसे पहले यह जानिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की बात कही गई है। मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। सीबीआई की एसआईटी बनाकर इस पूरे मामले में जांच करवाया जाए, यह मांग की गई है। इस पिटीशन में चढ़ावा चोरी के सबूत सुरक्षित रखे जाए और ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन की फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग भी की गई है। अब किस किस की ये याचिका है वो जानना जरूरी है। देखिए, सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की थी। नरेंद्र कुमार गोस्वामी ये वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने दाखिल किया है। अजय कुमार राय ये भी एडवोकेट है और हिंदू धर्म परिषद से ताल्लुक रखते हैं और ये तमाम लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सुनवाई और ये अपनी तरफ से फैसला दिया है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत में जहां चढ़ावा चोरी पर सुनवाई के बाद सबूतों और गवाहों की तलाश और ज्यादा तेज हुई, वहीं अयोध्या में आज इस मामले में सबसे पहले शिकायत दर्ज कराने वाले संतोष दुबे पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने चढ़ावा चोरी से जुड़े सबूत एसआईटी को सौंपने का दावा किया गया है। आगे आपको बताएंगे कि आज संतोष दुबे को सबूत सौंपने की नौबत क्यों आई है, लेकिन सबसे पहले संतोष दुबे को सुनिए
TV9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने उनसे बातचीत की है, जिसमें उन्होंने सबूतों के बारे में विस्तार से बताया है। जो ना बेचा जा सकता न खरीदा जा सकता है, उस जमीन को चंपत राय जी ने मुरलीदास से वो उन्होंने अपना स्वामित्व दर्शाने की कोशिश की, वो खारिज हो गए थे। उस जमीन को इन्होंने 23 करोड़ रुपए में खरीद लिया, नजूल की जमीन को। क्या हक था? ये तो जनता का पैसा, राम भक्तों का पैसा था। तो आपको ये काम नहीं करना था, लेकिन कर लिया। इस तरह से ये बड़ा फ्रॉड है। और जो भी चढ़ावे का ही पैसा तो आया है, जो लगा है चढ़ावे के अलग का कुछ नहीं है। इस तरह से ये 4-5 का भी हम लाए हैं। उसमें एक राम फकीरे मंदिर का है, जो 4 करोड़ में इन्होंने ख़रीदा था। उसकी जो मूर्तियां थीं उसको इन्होंने बेच दिया। वो उस मंदिर को बचाने के लिए मैंने ही मुकदमा किया था। अच्छा। लेकिन रात के अंधेरे में मंदिर को तोड़ दिया गया, सारी मूर्तियां उसके गायब कर। अब दरअसल इस पूरे मामले में चढ़ावा चोरी से जुड़े मुद्दे पर संतोष दुबे लगातार मुखर रहे हैं। कुछ डिटेल्स है जो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। उन्होंने सोने चांदी की शिलाएं गायब होने का आरोप लगाया, तो ट्रस्ट की जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। यहां तक कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी और मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग भी की थी। इन्हीं आरोपों को लेकर कल संतोष दुबे ने CEO सिटी ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 15 से 20 मिनट तक उनसे पूछताछ की गई थी। SIT के 2 सदस्य विजय विश्वास पंत और S किरण ने उनसे पूछताछ की थी और उनके लगाए आरोपों से जुड़े सबूतों पर उनसे मांग की थी, जिसके जवाब में संतोष दुबे आज CEO कार्यालय में सबूत पेश करने का दावा कर रहे हैं और आज वो तमाम सबूत लेकर यहां पहुंचे। आपको बता दें कि संतोष दुबे मंदिर आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख कारसेवक रहे हैं। वर्तमान में हिंदू धर्म सेना संस्था के प्रमुख हैं और बाबरी विध्वंस मामले में मुख्य आरोपी भी ये बनाए गए थे। इसके अलावा ये एक प्रमुख चेहरा है जो लगातार ये शिकायतें करते रहे हैं, लेकिन अब जाकर इनकी बात को सुना जा रहा है। अब न्यूज काउंटर में अब आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे चढ़ावा चोरी विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में CEO की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। बाकायदा इसका अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आ गया है। आज CEO की भर्ती के लिए आवेदन निकला है, जिसमें कई सारी शर्तें रखी गई हैं। इस पद के लिए 18 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे तक आवेदन करना अनिवार्य है। ईमेल के माध्यम से searchcommittee.srgbt यानी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट @gmail.com पर आप अपना प्रार्थना पत्र भेजना होगा। इस पद के लिए आवेदन करने वाले का सनातनी हिंदू होना अनिवार्य है और क्या क्या शर्तें रखी गई हैं ये भी आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। CEO पद के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम स्नातक होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 50 से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास किसी बड़े सार्वजनिक संगठन, संस्था, विभाग या कंपनी में कम से कम 20 वर्ष का प्रबंधकीय अनुभव होना आवश्यक है। अधिसूचना में कहा गया है कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके या फिर मंदिर अथवा हिंदू धार्मिक संस्था के प्रबंधन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यक अनुभव, कौशल और दक्षता रखने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक योग्यता के तहत सक्रिय हिंदू होना अनिवार्य है, जबकि श्री राम भक्त वैष्णव होना वांछनीय बताया गया है। इसके अलावा उम्मीदवार को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना भी आवश्यक होगा इस पद पर नियुक्ति करने के लिए, और उसके लिए अब यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब न्यूज काउंटर में आगे बढ़ेंगे, खबर को बदलते हैं, ब्रांडिंग को चेंज करते हैं और अब बात करते हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद की। मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को लेकर कई 100 साल से जो विवाद चला आ रहा है, जिसका जिक्र कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संत महात्मा कर चुके हैं। अब हरिद्वार से इस विवाद को लेकर संतों ने एक बड़ा ऐलान किया है। संत समाज ने 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान करते हुए देश भर के साधु संतों और श्रद्धालुओं से मथुरा पहुंचने की अपील की है। संतों का
कहना है कि ये सनातनियों की आस्था का विषय है। इस आंदोलन का मकसद शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। हरिद्वार में आयोजित एक अहम बैठक के बाद संतों ने हुंकार भरते हुए कहा है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। अब देखिए संतों ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में सिलसिले से आपको बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले इस कार सेवा और इस तारीखों के ऐलान का मतलब क्या है। साधु संतों ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य कार सेवा का ऐलान किया है। बैठक में मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, मथुरा में श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद आनंद अखाड़ा और महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद शामिल थे और उन्होंने बाकायदा इसको लेकर ऐलान किया है। अब मथुरा में 9 अगस्त को क्या होगा वो जानिए। मथुरा में कार सेवा को लेकर हरिद्वार में हुई बैठक को लेकर संतों का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो सुनिए आप। आज नहीं किया गया, मंच से 4 जुलाई को ही हो चुका है और इस यात्रा लगभग चल रही है। 9 अगस्त की हमने डेट प्रिपेयर करी है। 9 अगस्त को कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रज में। भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करना है, इसी के लिए संकल्प लिया गया। जैसे रामलला विराजे ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अपने उसी स्थान पर विराजेंगे जहां उनका जन्म हुआ। लाखों की संख्या में संत महापुरुष आ रहे हैं। संत महापुरुषों का रहेगा जैसा आशीर्वाद होगा वैसा कार्य। देखिए सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। बिल्कुल सब सेवाएं होंगी, जो भी जितने साधु संत महात्मा, जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहाँ जाएंगे। हमारे भक्तगण जाए, जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुँचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। संतों ने भी आह्वान किया है, सबने आह्वान किया, पूरे देश ने आह्वान किया, पूरे सनातनियों ने आह्वान किया, पूरे विश्व ने आह्वान किया है, चलो मथुरा चले। भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। हम सब भी उस कार सेवा में सम्मिलित होंगे, लेकिन बस एक ही है कि योगी जी ने उस कृष्ण मंदिर को बनाने की घोषणा की है। मुझे उम्मीद है कि तिथि की भी घोषणा 9 अगस्त के पहले यदि कर दें तो इस कार सेवा की जरूरत ही न पड़े, और नहीं तो प्रतीकात्मक रूप से जाकर के योगी जी को असहज नहीं करना चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा करके यह संदेश देना चाहिए, क्योंकि अब मुस्लिम समाज भी ये चाहता है कि कृष्ण मंदिर भी बन करके इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो और भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। अब मथुरा की इस खबर के बाद ब्रांडिंग चेंज करते हैं, दूसरी खबर पर आते हैं और अब बात मध्य प्रदेश की करने जा रहे हैं और वहां के सियासत में उठे तूफान की। सिर्फ एक विधानसभा सीट के लिए पैदा हुआ विवाद बीजेपी के लिए गले का घाव बन गया है। ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, लेकिन आज उसका पटाक्षेप हो गया है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर आज आशुतोष तिवारी का नामांकन हो गया। इस नामांकन के दौरान सबसे खास बात यह थी कि नरोत्तम मिश्रा, जो विवाद की सबसे बड़े कारण बने थे, उनकी मौजूदगी खास इसलिए क्योंकि नरोत्तम मिश्रा खुद को इस सीट पर उम्मीदवारी का दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने आंतरिक सर्वे के आधार पर उनकी दावेदारी को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने दतिया में जमकर उत्पात मचाया था। बाद में आलाकमान से उनकी मुलाकात हुई और आज नरोत्तम मिश्रा खुद इस नामांकन में अपने साथी के साथ मौजूद रहे। बाद में नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के सभी नेता नामांकन रैली में पहुंचे और आशुतोष तिवारी के पक्ष में वोट मांगा। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा भावुक भी हो गए। दतिया से विधायक रहे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, 30 साल विधायक रहा हूं, 15 साल मंत्री रहा हूं, और क्या कुछ चाहिए। मैं अपने आशुतोष तिवारी को जरूर जिताऊंगा, एक एक घर एक एक गांव जाऊंगा और एक एक दरवाजे पर माथा टेकूंगा। हालांकि उन्होंने एक बार आशुतोष तिवारी को आशुतोष यादव भी कह दिया, लेकिन अपनी गलती उन्होंने तुरंत सुधार ली। क्या कुछ कहा वो जरा सुनिए। भाजपा में बड़ा अंतर विरोध है। मैं आपको सच बता रहा हूं, दतिया के मालिक को पार्टी ने बहुत दिया है। 30 साल तक जो पार्टी विधायक बना के रखेगी, जो पार्टी 15 साल तक मंत्री बना के रखेगी, और क्या चाहिए पार्टी से? रात दिन भाजपा की सेवा करके, पूरी सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर
अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको दिखाऊंगा। अब देखिए, बंगाल और महाराष्ट्र के बाद आजकल एक और राज्य में ऑपरेशन लोटस की चर्चा जोरों पर है और वो राज्य है जम्मू कश्मीर। हालांकि यहां मामला थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने जो आरोप लगाया है, उसके बाद अब 100 करोड़ का लव लेटर भेज दिया गया है। यह मामला थोड़ा सा अलग है, अलग इसलिए क्योंकि यहां आरोप लगाने वाली पार्टी बैकफुट पर है और बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ 100 करोड़ का नोटिस जारी किया है। नोटिस क्यों दिया गया और बीजेपी ने क्या कुछ कहा, यह आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उमर अब्दुल्ला का वो जवाब सुना देते हैं। बीजेपी के नोटिस को लेकर उन्होंने इसको लव लेटर करार दिया है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। I have not been issued any summons. I have received a letter from a lawyer, not a physical copy. I have received an electronic copy of the letter. One, I consider this a great honor because I am the only politician in Jammu and Kashmir who has been bestowed with a love letter like this from the BJP. I consider it a mark of respect that I am obviously a political force that they cannot ignore. At the same time, I think it's also symbolic of the way the BJP fights. They take political fights and hide behind the courts. I could have made the same statement hiding behind the assembly. I could have taken advantage of the privilege that is afforded to me by making statements in the assembly that cannot be challenged outside the assembly. But I didn't. I made the point on a political stage, expecting that the BJP would respond politically. दरअसल उमर अब्दुल्ला बीजेपी के उस नोटिस के जवाब में यह बयान दे रहे थे जिसमें उनसे सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने के, अपने आरोपों के पक्ष में सबूत देने की मांग की गई थी और ऐसा ना करने पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी इस नोटिस में मेंशन है। अब आपको बता देते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या आरोप लगाए थे और नोटिस में क्या कुछ कहा गया है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस का सच क्या है वो जान लीजिए। उमर अब्दुल्ला के आरोप है, यह है बीजेपी के एक नेता ने 20 से 30 करोड़ देने की पेशकश उनके विधायक को की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को मंत्री बनाने का ऑफर भी दिया गया और बीजेपी का साथ देने पर राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा भी किया गया। बैकडोर से जम्मू कश्मीर की सत्ता हथियाना चाहती है बीजेपी, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बीजेपी के लालच में नहीं आए हैं, ये तमाम आरोप लगाए गए। जबकि इसके उलट अब बीजेपी ने जवाब दिया है। उमर अब्दुल्ला के आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं और साथ साथ उमर अब्दुल्ला अपने आरोपों के समर्थन में सबूत दें या फिर उमर अब्दुल्ला बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सबूत नहीं देने या माफी नहीं मांगने पर उनको मुकदमा दर्ज करके 100 करोड़ की मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर करने की धमकी दी गई है, जिसके बाद इस नोटिस को उमर अब्दुल्ला ने 100 करोड़ वाला लव लेटर करार दिया है। अब सुनाते हैं आपको कि उमर अब्दुल्ला ने पिछले 2 दिनों में क्या कुछ आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। आप तो खुद फखर से कहते हो ऑपरेशन लोटस हमने चलाया, फिर आप कहते हो कि यहां आप बैकडोर एंट्री नहीं करना चाहते हो। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम बैकडोर करते हैं, लेकिन असली बैकडोर वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले हैं, क्योंकि हुकूमत संभालने के लिए उनको सिर्फ बैकडोर नजर आता है। वो फ्रंट डोर से हुकूमत में जहां शामिल नहीं हो पाते, वहां बैकडोर से हुकूमत की कोशिश करते हैं।
अब उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर बीजेपी के नेताओं का अपने अपने अलग दावे और बयान है। क्या कुछ कहा गया है, जरा वो सुनिए। अगर लीगल नोटिस आया है, अगर उन्होंने कोई लीगल नोटिस दिया है तो उसका भी हम लीगली जवाब देंगे। इसलिए अब इस पर मुझे लगता है मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि बीजेपी जब दूसरों पे इल्ज़ाम लगाती है, कितने घटिया और बिलो दी बेल्ट जाके इल्ज़ाम लगाती है, कितनी ऐसी ऐसी वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसी ऐसी भाषा, ऐसी ऐसी शब्दावली वो यूज़ करते हैं, क्या वो शब्द यूज़ करने चाहिए क्या? तो जब इन पे करो तो इनको मर्ची लगती है, और जब ये दूसरे को कहें, किसी की पगड़ी उछालते हैं, कभी किसी को जलील करते हैं, किसी को शब्दों से क्या क्या नहीं करते। इसलिए बीजेपी को पहले खुद सोचना चलेगा कि वो कौन सी सियासत करना चाहते हैं। अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए और ये जाने बगैर विदाउट नेमिंग एनी इंडिविजुअल्स कौन हमारे नेता हैं जो प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने किसी एक विधायक को खरीदने की कोशिश की। हमने कहा है उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। अगर उनके नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते तो लीगल नोटिस उन्हें जारी किया जाएगा। वो लीगल नोटिस हमने दे दिया है, और अगर वो लीगल नोटिस का सही जवाब नहीं देते, माफ़ी नहीं मांगते, तो जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी लेगी। अब जम्मू कश्मीर की इस खबर के बाद न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के धाराशिव की, जिसके लिए ब्रांडिंग चेंज करते हैं। और कोल्ड ड्रिंक में जहर, क्या एक सामूहिक हत्या का यह षड्यंत्र था जिसको समय रहते पकड़ लिया गया? मुंबई में जहरीले कैप्सूल से मची दहशत अभी थमी नहीं थी कि धाराशिव से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। धाराशिव में जहरीली कोल्ड ड्रिंक ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। मामला इतना ज्यादा गंभीर है कि अगर वक्त रहते सच्चाई सामने नहीं आती तो बड़ी संख्या में लोगों की जान पर बन सकती थी। धाराशिव जिले के कलम्ब इलाके में दोनों नर्सों ने जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पिया, उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। नर्स पूजा जाधव को तुरंत लातूर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। दूसरी नर्स पल्लवी सौदागर हैं और उनको अंबा जोगाई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी भी हालत वहां पर गंभीर बनी हुई है। दुपारी 2ला ड्युटी संपल्यानंतर ते गावी जाण्यासाठी निघाले होते। स्टँडवर गेलो, त्यांनी एक बाहेरून कोल्ड ड्रिंक छोटी बाटली 100 ml ची छोटी बाटली आहे, फॉर यू म्हणून ते कोल्ड ड्रिंक आहे, ते त्यांनी विकत घेतलं होतं आणि ते त्यांनी प्यायलं आणि बस स्टँडवर प्यायल्यानंतर त्यांना उलटी मळमळ असा त्रास जाणवू लागला। मग परत जिल्हा रुग्णालयात दाखल झाले। अब धाराशिव में बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी। कैसे ये बड़ा हादसा टल गया उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया गया था और बल्क मंगवाया गया था। ऐसी जहरीली कोल्ड ड्रिंक्स का पालकी यात्रा के दौरान कोल्ड ड्रिंक जो श्रद्धालु हैं उनको बांटा जाना था। बांटे जाने से पहले 2 नर्सों ने कोल्ड ड्रिंक पी लिया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद दोनों नर्सों की तबीयत बिगड़ गई और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम मौके पर पहुंची। एफडीए ने बांटी जाने वाली तमाम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को जब्त कर लिया। धाराशिव पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ते आम्हाला ही एमएलसी तेव्हा पूर्वीच प्राप्त झाली। आम्ही तात्काळ याची खबरदारी घेतली। ज्या ठिकाणी आपल्या प्रवेश कळंब शहरामध्ये होण्याच्या पूर्वीच आम्ही हे सगळं काही आम्ही एकत्र त्याला थांबवलं। त्याच्यामुळे पुढची हानी टळली आणि त्या ठिकाणी लोकांना ते वाटण्यात आलेलं नाही, त्याच्यामुळे ती हानी टळलेली आहे। अब न्यूज काउंटर में आगे बढ़ते हैं और खबर को बदलते हैं और अब बात यूपी को विकास की रफ्तार देने वाली खबर की। 4700 करोड़ की लागत से बनी 3 बड़ी परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया गया है, जिसमें सबसे खास मोस्ट अवेटेड हाईवे जिसको कहा जा रहा है लखनऊ और कानपुर का एक्सप्रेसवे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, औपचारिक उद्घाटन आज कर दिया। यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि यूपी की नई रफ्तार का प्रतीक माना जा रहा है। अब तक लखनऊ से कानपुर पहुंचने में जो कई दशकों से लोग जाते रहे हैं, वो 2.5 से 3 घंटे तक का समय जाया करते थे। अब वो सफर 2.5 से 3 घंटे वाला सिर्फ 35 से 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। यानी ट्रैफिक जाम से राहत, समय की बचत और विकास को एक नई गति, एक नई रफ्तार इस हाईवे, इस एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से मिलती नजर आ रही है।
कानपुर और लखनऊ की दूरी करीब 40 से 45 मिनट में आप तय कर सकते हैं। अभी तक 2 से ढाई घंटा लगता था। यानी प्रदेश की राजधानी यहाँ जहाँ सियासत होती है, जहाँ सत्ता का केंद्र होता है और वहाँ से और उद्योग नगरी जो कही जाती है प्रदेश की, कानपुर की दूरी यानी 50 मिनट में आप लगभग में क्रॉस कर चुके होंगे। अब खबर को बदलते हैं और बात करने जा रहे हैं सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी मामले में शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। क्या कहा है? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से दाखिल किया गया है हलफनामा और कई भाषाओं को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं को बचाना 3 लैंग्वेज पॉलिसी का हिस्सा है। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता जैसे संवैधानिक मूल्यों को इसके जरिए बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी विशेषज्ञों की सिफारिश पर आधारित है। सीबीएसई ने जो एकेडमिक फ्रेमवर्क अपनाया है उसका मकसद एनईपी 2020 को लागू करने में मदद करना है। और पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, सरकार ने अपने हलफनामे में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं और क्या सफाई पेश की है सुप्रीम कोर्ट में? बिल्कुल विपिन, देखिए सीबीएसई के 3 लैंग्वेज नीति मामले में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यह हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को लागू करने से कई सही सार्वजनिक मकसद पूरे होते हैं, जैसे कई भाषाओं को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं को बचाना, सीखने वालों का दिमागी विकास करना और राष्ट्रीय एकता व सांस्कृतिक विविधता जैसे संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाना। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि सीबीएसई ने जो एकेडमिक फ्रेमवर्क अपनाया है उसका मकसद एनईपी 2022 को लागू करने में मदद करना है। सीबीएसई का लक्ष्य इस पॉलिसी को लागू करते समय भाषा की क्षमताओं और बहुभाषी सीखने के नतीजों को चरणबद्ध और शिक्षण पद्धति के हिसाब से सही तरीके से मजबूत करना है और अपनाए गए उपाय एकेडमिक बातों और विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, आपने सही कहा कि सरकार ने अपना पक्ष रखा है और 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर इसी वक्त होगा हमारा दिन भर की खबरों से एनकाउंटर। तब तक देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष। धन्यवाद, नमस्कार।